Okay. Now we start our session. Today topic is the template. Okay. Uh, Today we have to discuss what is the concept of the template. Okay. After that we discuss about the function template, class template, and application of the templates. Okay. So basically, anybody know about what is the concept of the template? Anybody? नो सर। Okay. देखिए टेम्पलेट इज जस्ट लाइक जैसे आप फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस में होता क्या है कि सपोज कीजिए कि जैसे मैंने आप बताया था फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। ओके। तो फंक्शन ओवरलोडिंग जैसे मान लो कि आपको सम करना है, दो इंटीजर्स का करना है। तो दो इंटीजर्स का करना है तो वी हैव टू क्रिएट अनदर फंक्शन। ओके। अगर आपको सपोज कीजिए कि दो फ्लोट का करना है तो आप क्या करेंगे, एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर में दो फ्लोट डेटा टाइप जाएगा। अगर आप सपोज कीजिए कि एक कॉम्बिनेशन आप चाहते हो कि एक इंटीजर वैल्यू और दूसरा फ्लोट वैल्यू हो, तो वी हैव टू क्रिएट द अनदर फंक्शन। ओके। और आप ये चाहते हैं कि पहला फ्लोट हो और दूसरा इंटीजर हो, तो वी हैव टू क्रिएट अनदर फंक्शन। दैट मीन्स कि इंटीजर और फ्लोट का पूरा कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है, नंबर ऑफ फोर फंक्शंस यू हैव टू क्रिएटेड। ओके। एम आई राइट? तो ये जो प्रॉब्लम जो आपको आ रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए अलग अलग आप क्या कर रहे हैं, फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए एक सी प्लस प्लस में एक आपको टेम्पलेट इंट्रोड्यूस किया गया है। इट प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द डेटा टाइप। ओके। सपोज कीजिए कि आपको एक दो नंबर का सम इंटीजर में करना है, दो नंबर का फ्लोट में करना है, ठीक है। तो इस तरीके के लिए बेसिकली हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वी प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म दैट इज अ टेम्पलेट। ओके। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक टेम्पलेट क्लास आपको ऐड करना होगा, टेम्पलेट क्लास, ठीक है। वो मैं बताऊंगा किस तरीके से यूज करता है। तो टेम्पलेट में आप ये समझ लीजिए ब्रीफली कि इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन क्रिएट अ जेनेरिक फंक्शन, है ना। जेनेरिक फंक्शन का मतलब क्या है कि वैसा फंक्शन जो कि हर एक टाइप के डेटा को सपोर्ट करेगा। ओके। यस टेम्पलेट्स, सर। तो बेसिकली टेम्पलेट्स आर द फाउंडेशन ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग which involves writing code in a way that is independent of any particular type. Particular type means data type. Okay. एक अगर हमने फंक्शन बना दिया तो उस पर इंटीजर पे भी काम करेगा, फ्लोट पे भी काम करेगा। ओके। इट डिपेंड्स अपॉन द योर फंक्शंस। ओके। तो यहाँ पे टेम्पलेट का रोल ये है। नेक्स्ट है, वी कैन यूज टेम्पलेट टू डिफाइन फंक्शंस एज वेल एज क्लासेज। हम अगर चाहें तो टेम्पलेट फंक्शन भी बना सकते हैं, टेम्पलेट क्लास भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि टेम्पलेट जो होगा इट इज नॉट ओनली इम्प्लीमेंटेड ओनली फॉर द फंक्शंस, बट इट कैन बी ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास ऑल्सो। ओके। नेक्स्ट, फंक्शन टेम्पलेट। There are several functions of considerable importance which have to be used frequently with different data types. Okay. Basically, here in this slide, we discuss about the just like mm, syntax. Okay. What is the syntax? Template, type name, parameter, return type, function name, arguments, and body of template function. Okay. Basically, we discuss such type of syntax in the practical session. Okay. The limitation of such type of function is that they operate only on a particular data type. ये सिर्फ डेटा टाइप पे ही काम करेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जनरली हम लोग फंक्शन टेम्पलेट। ओके। फंक्शन टेम्पलेट बनाने से ये फायदा होगा कि आपका जो कोड है ना, वो कोड का जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना रहे थे आप, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसाइज हो जाएगा। ओके। इस तरीके से प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं जनरली, कोनियो, ठीक है। टेम्पलेट, इस तरीके से टेम्पलेट, जब भी टेम्पलेट बनाना होगा तो टेम्पलेट क्लास टी, है ना। क्लास टी का मतलब ये हो गया कि दैट मीन्स कि हम सिर्फ एक डेटा टाइप पे काम करेंगे एट ए टाइम। दैट मीन्स कि इंटीजर पे काम करेंगे, या तो सिर्फ फ्लोट पे काम करेंगे, या सिर्फ कैरेक्टर पे काम करेंगे। ओके। और अगर जैसे ही हम यहाँ पे क्लास T1 कॉमा क्लास T2, इसका मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट डेटा टाइप्स पे भी आप काम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इट में बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर इंटीजर, और इट में बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोट फ्लोट, और इट में बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर और फ्लोट। ओके। यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हो, यहाँ पे एक प्रोग्राम बना हुआ है सिंपली।
ये टेम्पलेट बेसिकली क्या है, टेम्पलेट, दिस इज द टेम्पलेट फंक्शन है ना। फंक्शन का नाम क्या है, माई मैक्स। उसका रिटर्न टाइप भी टेम्पलेट है। यहाँ पे दो पैरामीटर पास किया गया है, ए और बी। ओके, यहाँ पे इंट ए बी फ्लोट सी डी है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हो मैक्सिमम मार्क्स ए बी भी किया और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे सी डी, दो वैल्यू हमने दिया है और दोनों के लिए हमने क्या लिखा है, एक सिंगल फंक्शन यूज किया है। ओके, इसको एक बार चेक भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार प्रैक्टिकल सेशन पे चलते हैं थोड़ा सा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, बस यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स आपको ध्यान रखना है, बस सिंटेक्स आप ध्यान रखेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोस्ट्रीम iostream.h has include conio.h। ओके, सपोज कीजिए, अब पहले से हम लोग देखते हैं कि टेम्पलेट को के पीछे रीजन क्या है ना। सबसे पहले ये हम लोग डिस्कस करें। सम इक्वल टू ए प्लस बी, एक फंक्शन हो गया। दूसरा अगर हमें फंक्शन बनाना है, वॉइड सम फ्लोट ए फ्लोट बी, यहाँ पे लिख दिया सी आउट स्लैश एन सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, दो फंक्शन बना दिया। अब इसको मेन से कॉल करते हैं, void मेन। ओके, अब सपोज कीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्लियर स्क्रीन और यहाँ पे हमने लिख दिया सम 15, 10, तो उससे हमें लिख दिया सम 10.5 माँ 26.5। ओके, नाउ गेट ch। क्या कह रहा है, एक मिनट। सर इंट लिए हैं तो फ्लोट डिफाइन किया है नीचे। नो सर, तो भी सही है। एक मिनट एम्बिग्यूटी बिटवीन, ओके ओके ओके, ठीक है कोई इशू नहीं। हो गया 25, 37। ठीक है, एफ होगा। हाँ एफ इसलिए बता रहे हैं, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम लोग वैल्यू देते हैं, ठीक है ना, तो हमारा क्या है, इंटीजर है। तो आपको पता है ना कि अगर हायर से लोअर में कन्वर्जन जो होता है वो इंटरनली हो जाता यस सर। है ना। तो इसीलिए 10.5 और 26.5 लिख रहा है ना। तो उसको क्या समझ रहा है कि कंपाइलर को समझने में प्रॉब्लम आ रहा है कि ये इंटीजर किसको कॉल करेगा, दो फंक्शन है ना वहां पे। यस सर। तो इसीलिए वो कंपाइलर को दिखाने के लिए कि ये शो करने के लिए कि ये फ्लोट है, उसके लास्ट में हम क्या लिख दिया, एफ। तो कंपाइलर को ये समझ में आ जाएगा कि इट इज अ फ्लोट डेटा टाइप। ओके, यस सर। देखे थे इसमें एक एरर शो करा था, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है ना।
दैट मीन्स कि कंपाइलर को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हाँ वो कौन सा फंक्शन किसके लिए वहां पे यूज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दैट मीन्स कि अगर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए आपको यूज करना है तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस बनाने होंगे। क्लियर है? ठीक है। अगर मान लो कि इंटीजर और फ्लोट का एक देना है तो फिर एक अलग फंक्शन बनाना होगा, फिर एक फ्लोट इंटीजर का है तो डिफरेंट डिफरेंट। दैट मीन्स कि आप देख रहे हो ना, काम तो एडिशन का ही करना है, डिफरेंट डेटा टाइप्स पे करना है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनाने होंगे। ठीक है। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेम्पलेट यूज करते हैं। देखिए अब टेम्पलेट कैसे यूज करेंगे, टेम्पलेट क्लास टी। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं void sum। अब इंट नहीं, हमारा डेटा क्या होगा, टी, टेम्प ए, और यहाँ लिखेंगे टी बी। ओके, ए प्लस बी हो गया। इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ओके, यहाँ लिख देते हैं इंट ए इक्वल टू 5 या 6 लिख देते हैं, बी इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं इंट सी इक्वल टू 10.5 एंड डी इक्वल टू 56.7। इसको लिख देते हैं यहाँ पे फ्लोट। हो गया? ठीक है। अब हमारा फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, सम। हमने क्या बना दिया, टेम्पलेट। यहाँ पे टी लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि देख रहे हो ना, टी ए और टी बी, इसका मतलब दोनों डेटा टाइप हमेशा सेम रहेगा। इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर और इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोट। यस सर। ठीक है, अब एक बार चलते हैं। वार्निंग आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन आ गया। यस सर। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि एक ही फंक्शंस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा डेटा पे काम कर रहे हैं। क्लियर? अगर मान लो यस सर। हमको तो सर सपोज फ्लोट करो कि, सी, सर हाँ जी, फ्लोट सी और डी लेने का क्या हुआ सर? हाँ इसलिए तो वार्निंग दे रहा था ना, यहाँ पे सी और डी को पास नहीं किया था। वो जो वार्निंग जो 4 आ रहा था ना, इसलिए आ रहा था कि ए बी सी डी हमने जो डिफाइन किया उसको यूज ही नहीं किया है। तो यूज नहीं किया। यस सर। हाँ, इसलिए वो वार्निंग दे रहा था। यहाँ पे कर दो ए और यहाँ पे कर देते हैं यस बी। सर। हो गया, देखो वार्निंग खत्म हो गया ना, यस सर। हो गया। देखिए 16.99197। ओके, यस सर। और सर इस ये तरीके से आप, हाँ फ्लोट बोलिए। पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट के बाद 6 डिजिट जो आता है उसको कंट्रोल करने का कौन सा ऑपरेटर है सर? हाँ उसके लिए भी है ऑपरेटर अपने पास, बता देते हैं। सपोज करो यहाँ पे, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है ना। एक काम करेंगे, पहले फ्लोट को हटा देते हैं, है ना, इंटीजर को हटा देते हैं, है ना, एक बार, फिर आपको बताएंगे। यहीं पे कर देते हैं सी आउट, ए बी लिखा हुआ है ना, ए प्लस बी, इसी के आगे लिखेंगे सेट प्रिसिशन। कितने टर्म्स तक करना है, दो, 2 टर्म। यस सर। 2 टर्म्स तक आप रिस्ट्रिक्ट करिए इसको। यहाँ पे यस, यहाँ पे एक मैनिपुलेटर्स है, उसको यूज करना पड़ेगा, हेडर फाइल एस इंक्लूड IOMANIP.h। हो गया, हो गया। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सेट प्रेसिशन है, मैनिपुलेटर्स बोलते हैं जनरली इसको, है ना। इसको थ्रू अगर मान लो हम 3 लिखेंगे ना, तो डेसिमल के बाद 3 वैल्यू तक आपका कैलकुलेट करेगा। यस सर। ओके, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यस। आपने ये देखा कि वैसा कोई एक फंक्शन हम बना रहे हैं जिसको बोलते हैं जेनेरिक फंक्शन। जेनेरिक मेडिसिन होता है ना, जेनेरिक मेडिसिन का मतलब है एक ही मेडिसिन बहुत सारे डिजीज में वर्क करता है ना। उसी तरीके से ये भी एक तरीके का जेनेरिक फंक्शन है, जो कि एक ही फंक्शन क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के को परफॉर्म करेगा।
ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमको सम कराना है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो अभी डेटा टाइप क्या है, वो क्या है, सिंगल डे है ना आपका डेटा, डेटा तो सिंगल जा रहा है, यस सर। मतलब दोनों इंटीजर हो या दोनों फ्लोट हो, एक इंटीजर एक फ्लोट का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा ना अभी। नो सर। ओके, अब हम चाहते हैं कि हमारा एक इंटीजर हो एक फ्लोट हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें दो बनाना होगा क्लास, यहाँ पे क्लास T1 और क्लास T2। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जितना हमको डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन करना हो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि वो आपको पता चलेगा कि हाँ इंटीजर पे भी काम कर रहा है, फ्लोट पे भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली प्रिंट कराते हैं इसको, वो ज्यादा बेटर रहेगा। a इक्वल टू a, यहाँ लिखते हैं सी आउट स्लैश n, b इक्वल टू b। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोनों हमारा डिफरेंट डेटा टाइप्स पे काम करना है हमें, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहाँ से एक बार हटा देते हैं सबको, क्लियर स्क्रीन। ओके, फंक्शन कॉल करेंगे, सबसे पहला सम, दोनों इंटीजर है तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 और 10, क्लियर है। दूसरा ले लेते हैं सम, यहाँ पे लिखते हैं 12.5 f, या 12.5 भी लिख देते हैं, कॉमा 67, फ्लोट और इंटीजर हो गया, ठीक है। फिर लिखते हैं सम, अब यहाँ पे लिखते हैं 12 कॉमा 89.7, ओके, ठीक है। अब एक लिखते हैं एससीवीएम सम, सपोज कीजिए लिख दिया 12, और एक ले लेते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर भी ले सकते हैं ना, कैरेक्टर भी तो आपका डेटा टाइप ही है ए। फिर लिखते हैं सम, सपोज कीजिए ए कॉमा बी, ओके, समझ में आ रहा है। यस सर। यहाँ पे देखो डिस्प्ले कराने का मेरा रीजन ऐसा नहीं है कि हम डिस्प्ले बहुत ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले कराने से आपको ये क्लियर होगा कि ये सारे डेटा टाइप पे काम कर रहा है। ओके, देखते हैं क्या रहा है, क्लियर स्क्रीन शुड हैव ए CLR SCR, स्पेलिंग मिस्टेक है, CR, ठीक है। फाइल नाउ, देखिए सारा वैल्यू ले रहा है, यस सर। तो अच्छा है ना प्रोग्राम ये, यस सर। सारे डेटा पे काम कर रहा है, अलग अलग फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि हमें, अगर सपोज कीजिए कि तीन आपको डेटा पे काम करना है, तब क्या करना होगा बताइए। सर टेम्पलेट में 3 क्लास बनाना होगा। गुड, क्लास T3, ठीक है। तो T1 T2 T3 C, यहाँ पे एक नया ऐड कर देते हैं, सी आउट स्लैश m, C इक्वल टू C, ठीक है। अब मान लो लिख दिया यहाँ पे, रोल नंबर लिख दिया 123, ठीक है। अब मान लो कि कुछ लिखना है RAM, एक बार स्ट्रिंग भी चेक करके देखते हैं, ठीक है, ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और एक आप ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि फ्लोट वैल्यू 6, ओके, आ गया, यस सर। ठीक है ना। तो आपको अब ये लग रहा होगा कि प्लेट कितना ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है आपके लिए, यस सर। हो सकता है ना ऐसा। यस सर।
और कोई इसमें और कुछ आपको लग रहा हो तो बताइए। सर दो, एक इंट और एक फ्लोट को तो सम भी करा सकते हैं सर इससे। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, आराम से। देखिए ये जो मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पल, वो इसलिए बताया कि आप ये कभी कंफ्यूज ना हो कि सिर्फ इंटीजर फ्लोट पे ही काम करेगा। हम यहाँ सारा डेटा पे काम करा सकते हैं, ठीक है ना। देख रहे हो, इंटीजर भी एक्सेप्ट कर रहा है, फ्लोट भी एक्सेप्ट कर रहा है, स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर रहा है ये, यस सर। ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका टेम्पलेट क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज है। समझ में आया? यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये तो है फंक्शन टेम्पलेट, दिस इज नोन एज द फंक्शन टेम्पलेट। यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन टेम्पलेट, ठीक है। अब फंक्शन टेम्पलेट में देखिए बता दे रहे हैं और भी। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहेगा टेम्पलेट क्लास T1, इसका मतलब क्या है? टेम्पलेट क्लास हैविंग द सिंगल डेटा टाइप, जो सिंगल डेटा टाइप पे काम करेगा, ठीक है। और टेम्पलेट क्लास T1 के अलावा T2 आ जाएगा तो वो किस पे काम करेगा? मल्टीपल आपके डेटा टाइप पे काम करेगा। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसको एक बार इसको सेव कर देते हैं, फाइल सेव एज टेम्पलेट 1, यस कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग का टेम्पलेट। अब यहाँ से एक बार एग्जिट करके फिर पीपीटी पे आते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया है, ये आपको ये प्रोग्राम बताया है ना। ये जो प्रोग्राम बता हुआ है इसमें, ये मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए दिया हुआ है, देख रहे होगे आप, टी वाई मैक्स टी ए टी बी। तो ये क्या है? सिंगल पैरामीट्रिक फंक्शन है ना, सिंगल पैरामीट्रिक। क्योंकि यहाँ पे क्लास टी यानी हम सिंगल डेटा पे काम करेंगे, यानी दोनों या तो इंटीजर होगा, दोनों या तो फ्लोट होगा, दोनों या तो कैरेक्टर होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल डेटा पे हम काम कर सकते हैं। ओके, पे डेटा। अब नेक्स्ट आता है यस हमारा क्लास टेम्पलेट, है ना। क्लास टेम्पलेट को क्या कैसे बोलते हैं? दैट मीन्स कि हम जो टेम्पलेट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फंक्शन का ही टेम्पलेट बनाएंगे, वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ क्लास एज अ टेम्पलेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, देखिए इसका भी सिंटेक्स देख लेते हैं। जो सिंटेक्स बेसिकली आप फोकस कीजिए, टेम्पलेट क्लास T1 क्लास T2 क्लास T3, क्लियर है। तो अगर टेम्पलेट क्लास में हम सिर्फ एक ही T1 अगर यूज करें, इसका मतलब क्या है कि उस क्लास के अंदर में हम क्या करेंगे? सिर्फ एक ही डेटा पे काम करेंगे, क्लियर है। जैसे मान लो कि एक क्लास बनाना है, उसमें 2 नंबर को ऐड करना है, और दोनों नंबर का ये रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो वहां पे कौन सा पैरामीटर होगा? 1 पैरामीटर होगा या 2 पैरामीटर पास करेंगे? 2 पैरामीटर जाएगा सर। एक पैरामीटर जाएगा डे- सर। एक पैरामीटर जाएगा ना, डेटा टाइप हमको सेम रखना है। यस सर। एक डेटा टाइप मान लो कि आपका T1 है, सब समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे टेम्पलेट क्लास T1 है, तो T1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया A और T1 का एक ऑब्जेक्ट बना दिया B, टेम्पलेट वेरिएबल जिसको बोल सकते हैं। तो अगर वो दोनों बना रहे हैं, इसका मतलब ये है T1 का ही दोनों पार्ट है, यानी T1 हमेशा दोनों क्या होगा? सेम डेटा टाइप को इंडिकेट करेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो T1 डेटा 1, अब यहाँ पे लिख रहे हो T1A और T2B लिखा हुआ है ना। T1A T2B का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन डेटा टाइप, इट में बी इंटीजर और फ्लोट, इट में बी फ्लोट और इंटीजर, इट में बी कैरेक्टर और इंटीजर एंड सो ऑन। ओके, तो ये है फंक्शन। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज आता है कि इसको जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको किस तरीके से बनाते हैं, ये चीज ध्यान रखिए, बस यहाँ पे यही डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहां पे लिख देंगे, इसमें इंट लिख देंगे। इंट का मतलब क्या है कि ये किस पे काम करेगा? सिर्फ इंटीजर पे काम करेगा। यहाँ पे अगर हम फ्लोट लिखेंगे, इसका मतलब इट वर्क्स ओनली ऑन द फ्लोट। अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर लिख देंगे तो इट वर्क्स ऑन ओनली द कैरेक्टर, क्लियर है। यस सर। ओके, अभी अब देखिए, अब इसी को प्रैक्टिकल करके अब हम बताते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। अब टेम्पलेट फंक्शन टेम्पलेट है, अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा ऊपर, दैट मीन्स योर टेम्पलेट क्लास। ओके,
ओके, अब देखते हैं इसको एक बार। क्लियर स्क्रीन तक इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चलते हैं। एकदम ध्यान से देखना है, ज्यादा डिविएट नहीं कीजिए, एकदम सिंपल सा है कॉन्सेप्ट ये। अब देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे सिर्फ एक। जैसे ही आप ऊपर देखेंगे क्लास T1, इसका मतलब आप समझ जाइए कि हमको सिर्फ एट ए टाइम एक ही डेटा पे काम करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लास, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि ले लेते हैं टेस्ट, टेस्ट है ना। यहाँ पे लिखते हैं, वेरिएबल बना लिया, मान लो TA, B। क्लियर है? सर वो आईओ मैनिपुलेटर हटा देंगे तो उससे इससे टेम्पलेट पे कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, वो तो यूज किया था ना जो अभी उसको उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि 2 ही डिजिट तक जाए। यस 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 यस, शिवम ने पूछा था ना अभी कि वो रेस्ट्रिक्ट करने का सर कोई टूल है क्या, तो देन मैंने उसको यूज किया था। ठीक है, इसको आप हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, TAB हो गया। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक, पब्लिक। ठीक है, फंक्शन का रिटर्न टाइप मान लो कि लिख दिया हमने T। ओके, फंक्शन का नाम है सपोज कीजिए सम। ठीक है, या सिंपली void भी लिख देते हैं, void सम। यहाँ लिख देते हैं TA, TB, TA और यहाँ पे लिख दिया TB। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं T1, T1 होगा एक्चुअली T1A, यहाँ पे लिखते हैं T1B। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कीजिए void, सॉरी, डिस्प्ले करा देते हैं cout /n सम इक्वल टू, क्या लिखेंगे, A प्लस B। ये हो गया आपका टेम्पलेट फंक्शन। ओके, अब यहाँ से इसको कर देते हैं क्लोज। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सबसे मेन आपका यहाँ पे ये, इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होगा, टेस्ट। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमको किस पे काम करना है, इंटीजर पे काम करना है, तो आपको कंपाइलर को ये चीज बताना होगा। उसके लिए क्या लिखते हैं, टेस्ट, यहाँ लिख देंगे इंट, क्या लिखेंगे, टेस्ट इंट। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक बार हम लोग चलते हैं कहाँ पे, सिंटेक्स में। सिंटेक्स में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है उसके आगे। देखिए, इंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट बना करके वहां पे लेकर के पास कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। क्लोज करना पड़ेगा। ओके, सेव नहीं हो पाया है शायद वो, चलिए कोई नहीं, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट ही, टेम्पलेट क्लास T1। ठीक है, यहाँ पे क्लास टेस्ट इंट A, इंट नहीं, क्या लिखेंगे, T1A B। यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक void सम T1.A, और यहाँ पे लिख देते हैं T1B। ओके, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसको डिस्प्ले करवा दे रहे हैं, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर दिया। अब हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये मेन आपका है यहाँ पे देखने का। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे सबसे पहले, क्लियर स्क्रीन कर दिया, ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले टेस्ट, ये किसके लिए है,
इंटीजर डेटा टाइप के लिए, तो INT, इसके बाद लिखेंगे T1, है ना, और इसमें वैल्यू पास कर देंगे क्या, 5, 10, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे T1 डॉट, क्या होगा, सम, यहां से हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ सम के अंदर में पास कर देते हैं पैरामीटर 5 और 10, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया, ये ध्यान दिख रहा है आपको, टेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे इंट। इंट का मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही डेटा टाइप को सपोर्ट करेगा, वो है इंटीजर। फिर हमने क्या किया, T1 डॉट सम, दोनों वैल्यू यहाँ पे पास कर दिया, कंपाइल नाउ हो रहा, आ गया, A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 10, यस ओके। सर। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोट वाला देखते हैं। फिर फ्लोट अगर करना होगा तो लिखेंगे टेस्ट, यहाँ लिख देंगे फ्लोट, ठीक है। यहाँ लिख देंगे T2, यहाँ लिखेंगे T2 डॉट सम 12.5, 67.8, हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे T2 डॉट सो, क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा पैरामीटर टू कॉल, 1 मिनट, सर पॉइंट की जगह कॉमा चला गया। अच्छा हाँ, कॉमा चला गया है ना, चलिए, सो इज, अच्छा यहाँ पे सो लिख दिया है मैंने, सम लिखना है ना ये, अच्छा ये नीचे है सो, इसलिए एरर शो कर रही है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं, ओके। नाउ एरर क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से एक वैल्यू लेते हैं कैरेक्टर, उसके लिए कैसे लिखेंगे देखिए, लिखेंगे टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैर, कैर, ओके। और यहाँ पे लिख देंगे सपोज कि ये T3, यानी ये जो होगा वो सिर्फ कैरेक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा, तो लिखेंगे T3 डॉट सम, सपोज कीजिए यहाँ पे लिख दिया ABC, और यहाँ पे लिख दिया A, ओके। इसलिए आ रहा है यहाँ पे डबल, यहाँ पे एक सिंगल कोड दे देते हैं V, ओके, क्लियर है। यस सर। तो इस सर तरीके से आप देख रहे हो ना कि, स्ट्रिंग के लिए हाँ स्ट्रिंग डिफाइन करना होगा। नहीं नहीं स्ट्रिंग नहीं होता है ना, वो तो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए काम कर रहा है ना ये, यस सर। ठीक है ना। स्ट्रिंग तो आपका अब किसमें यूजर डिफाइंड होता है ना, वो अलग से होता है, हाँ। तो और C++ में स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट भी है ना, तो वहाँ पे स्ट्रिंग नहीं, सिर्फ पर ये आप ये जान लीजिए कि टेम्पलेट में जनरली हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो प्राइमरी डेटा टाइप है ना, उसी पे हम लोग ओनली जनरली काम करते हैं, यस ओके। सर। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना कि इसको क्लास में कैसे यूज करेंगे। तो क्लास में सेम तरीके का कंडीशन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में आपको ये बताना पड़ेगा, ओके। अब मान लो कि हमें सपोज कीजिए कि दो का कॉम्बिनेशन यूज करना है, ठीक है, यानी दो डिफरेंट टाइप्स का डेटा टाइप एट ए टाइम आपको यूज करना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एक और क्लास ऐड कर देंगे, क्लास T2, ठीक है। अब मान लो T1 A है और B को बना देते हैं T2 का वेरिएबल, T2 का वेरिएबल, हो गया। यहाँ पे लिख देंगे T1 डॉट ए, T1 A, और यहाँ लिख देंगे T2 B, हो गया ना। अब यहाँ पे A और B सपोज करो लिखा हुआ है मैंने पहले से ही,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारा दोनों डेटा टाइप इंटीजर होगा तो यहाँ लिखेंगे इंट कॉमा इंट, ठीक है। अगर मान लो कि एक फ्लोट और दूसरा इंट होगा तो लिखेंगे फ्लोट और इंट। यहाँ पे एक फ्लोट हो गया और एक यहाँ से इंटीजर हो गया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं एक हमारा कैरेक्टर हो और दूसरा इंटीजर हो तो हमें लिखना होगा कैर इंट, तो यहाँ पे कैर दे दिया और यहाँ पे क्या दिया, इंट दे दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आप देख रहे हो सिमिलर पे भी काम कर रहा है और डिफरेंट पे भी काम कर रहा है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट, सपोज कीजिए कि एक हमारा डेटा फ्लोट हो और दूसरा हमारा कैरेक्टर हो, फ्लोट और एक हो गया आपका कैर, ओके। ये लिख देते हैं सपोज कीजिए T4, यहाँ लिख देंगे T4 डॉट, ठीक है। पहला डेटा हमारा क्या है, फ्लोट है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सम 10.7 और दूसरा क्या है, कैरेक्टर है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सपोज कीजिए ये x लिखना है हमें, ठीक है ना, तो सिंगल कोट में लिखेंगे ये x। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाइल करते हैं, क्लियर है। यस सर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेम्पलेट, समझ में आ गया। तो हमने आज डिस्कस किया बेसिकली टेम्पलेट के अंदर में कि टेम्पलेट प्रोवाइड्स अ जेनरिक फंक्शन, है ना, जिसके थ्रू हम डिफरेंट डेटा टाइप्स पे भी एट ए टाइम काम कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल फंक्शन। अब आप ये समझिए कि अगर हमारे पास टेम्पलेट टाइप का अगर सपोज कीजिए कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको अगर सपोज कीजिए कि वैसा कोई प्रोग्राम करना है जिसमें मोर देन वन प्रिमिटिव डेटा टाइप, या आपको पता नहीं है कि यूजर कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप इनपुट करेगा, है ना, और उस पर काम करना है, तो आप क्या करेंगे, अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं, एक टेम्पलेट क्लास बना लेंगे, है ना, और टेम्पलेट क्लास के अकॉर्डिंग हम अपना जिस तरीके से आपने देखा फंक्शन टेम्पलेट किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा है क्लास टेम्पलेट। तो क्लास टेम्पलेट में बस ये चीज ध्यान रखना है कि हाउ टू वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, है ना। अगर मान लो कि आप सिंगल डेटा टाइप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ही क्लास बनाएंगे। अगर मल्टीपल डेटा टाइप पे काम करना है तो दो क्लास बना लेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय आपको वहां पे मेंशन करना होगा, है ना। अगर एक है तो इंट फ्लोट कैर कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा आपको अगर कॉम्बिनेशन में डालना है तो वो दोनों कॉम्बिनेशन आपको वहां पे देना पड़ेगा। अगर आपको सपोज कीजिए कि 3 कॉम्बिनेशन आपको यूज करने हैं, है ना, जैसे एक इंटीजर एक फ्लोट कैरेक्टर, इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन यूज करना है, तीनों इंट हो या तीनों फ्लोट हो या तीनों कैर हो या तीनों किसी का कॉम्बिनेशन हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो पैरामीटर्स होंगे उस पैरामीटर्स को धीरे धीरे क्या करेंगे, एक्सपैंड करते जाएंगे। तो जो पैरामीटर्स होगा इसका एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द what types of what will be the number of primitive data type that will be used by the users, okay। यस सर। ओके, अब एक बार फिर से हम लोग स्लाइड पे आते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा एक सिंपल सा प्रोग्राम जा था जो हम लोग चेक भी कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आउटपुट्स, ये आउटपुट जो कि इससे अच्छा प्रोग्राम्स आपने बना लिया है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ टेम्पलेट, है ना, टेम्पलेट का एप्लीकेशन क्या है। तो बेसिकली टेम्पलेट सपोर्ट्स जेनेरिक प्रोग्रामिंग विच अलाउज टू डेवलप reusable software components such as function और class। 100% करेक्ट है, जेनरिक प्रोग्रामिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। अभी तक आपको मैंने जब स्टार्ट किया था टेम्पलेट, उसमें मैंने यही चीज आपको बताया था कि फंक्शन जब आप बनाते हैं तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग का, उस फंक्शन कॉन्सेप्ट को ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है ना। फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट अगर अगर टेम्पलेट अगर आप यूज करोगे तो फंक्शन ओवरलोडिंग होगा कभी, हेलो, यस सर। अगर आप टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा कभी, नो सर। नहीं आएगा ना। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन का नाम सेम होता है, अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर्स जो होता है वो सिर्फ चेंज होता रहता है। तो टेम्पलेट अगर हम बना रहे हैं तो उस केस में ऑपरेशन फंक्शन ओवरलोडिंग होगा ही नहीं। अगर मान लो कि हमको 2 पैरामीटर पे काम करना है तो टेम्पलेट क्लास का मल्टीपल पैरामीटर बना देंगे और उसी पे वर्क करते रहेंगे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका एक
प्रोग्रामर्स के लिए एक जो बर्डन था कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के अरेंजमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपको क्रिएट करना था, वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स the construction of a family of template function and classes to perform the same operation on the different data types. It allows a single template to deal with a general data type T. ये आपका जनरली आपका क्या है, आपका टेम्पलेट का आपका एप्लीकेशन। एनी डाउट? नो सर। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, तो Yes. आप अपने खुद से भी टेम्पलेट क्या होता है, ये मैं आपको पीपीटी भी, ये जो पीडीएफ है वो हम शेयर भी कर देंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो डू सम प्रैक्टिकल्स ऑन द टेम्पलेट। ओके, टेम्पलेट का प्रैक्टिकल्स, टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन। कहीं पे भी आप जाते हैं तो टेम्पलेट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। छोटा सा कोई कोड बोलेंगे कि अच्छा आप बताइए हमें दो इंटीजर को और इंटीजर और फ्लोट दोनों को स्वैप करना है और एक ही फंक्शन बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे। वो डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेंगे टेम्पलेट, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे। डिफरेंट डेटा टाइप्स को परफॉर्म करने के लिए हमको एक ही फंक्शन बनाना है, तो इट मे बी पॉसिबल और नॉट। तो अगर आप बोलेंगे पॉसिबल तो देन पूछेंगे कि वाई, तो आप बताएंगे उसको टेम्पलेट। ठीक है, अगर नॉट बोलेंगे तो फिर आप पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसका मतलब है कि C++ पे में आपका टेम्पलेट आपको नॉलेज नहीं है। ओके, so that means कि in briefly we can say that template provides a global platform to each primitive data type, है ना। एक global platform provide करता है जिसके थ्रू जितने भी different data types है उसको आप यहाँ पे वर्क करा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। now Yes. now we go for the another topic. That topic is the exception handling. Okay, तो बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग आज आपको पूरा नहीं बताएंगे, आज थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड हम बताएंगे कि जो बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हाट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना। तो नाउ आई रिमूव द ओके, अब फिर से एक बार हम लोग आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या यूज है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, अच्छा ये बताइए, एक्सेप्शन हैंडलिंग इट इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? एनी आइडिया? No, sir. नो, बेसिकली एवरीबडी नो द एरर। ओके, एरर के बारे में पता है आपको? Yes, sir. प्रोग्रामिंग में बहुत ही कॉमन टर्म्स है एरर। जैसे हम लोग अभी प्रोग्राम जब रन कराते हैं तो वार्निंग आता है, एरर्स आता है। ठीक है, तो एरर, अगर सपोज कीजिए कि आप प्रोग्राम को रन कंपाइल करा रहे हैं और सिंगल एक एरर आ रहा है, वन सिंगल एरर, तो क्या आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा? No, sir. नहीं होगा। अगर वार्निंग मान लो कि 10 वार्निंग आ रहा है और एरर एक भी नहीं आ रहा है, तो क्या आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा? Yes, sir. वार्निंग आपका 1000 भी आए, वार्निंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एरर आपके प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए। Yeah. अगर एरर आ रहा है आपके प्रोग्राम में एक भी, तो आपको आपके प्रोग्राम को स्मूथली वो रन नहीं होने देगा। ठीक है, तो एरर के अंदर में क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स, एरर टाइप्स में जो पहला है दैट इज नोन एज द Compile time error. कंपाइल टाइम एरर। ठीक है ना, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, अब कंपाइल टाइम एरर, व्हाट डू मीन बाय द कंपाइल टाइम एरर? जो सर कंपाइलेशन में एरर जनरेट करे। हाँ, ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम, है ना, व्हेन वी Yes. इट जनरेट्स एनी एरर, सच टाइप ऑफ एरर इज नोन एज द कंपाइल टाइम एरर। इट इज just like a theoretical concept. Okay, first then we have to also know about that what is the region of the compile time error. That means what are the different types of parameters that acts behind the compile time error. Sir, syntax error. Okay, one is the Syntax error. syntax error and Prototype another is prototype Prototype error, sir.
प्रोटोटाइप एरर नहीं बोलते उसको, इट इज नोन एज द बेसिकली it is known as the semantic error. यस सर, यस सर। ओके, सिंटैक्स एरर का मतलब ये है कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैविंग इट्स सम रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स, है ना, उनका कुछ रूल्स होता है कैसे आपको कोड करना है, किस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स लिखना है, हर एक स्टेटमेंट या हर एक इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से टर्मिनेट करना है। दैट मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग हैविंग सम सिंटैक्स, दैट मीन्स कि वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन व्हेन वी write the code in high level language. Okay, तो अगर सपोज कीजिए कि आप सपोज कीजिए सी है, सी प्लस प्लस है, जावा, एनी टाइप एरर आपका यही होता है। कहीं पे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपका एरर वैरी नहीं करता है, एरर हर जगह सेम ही रहता है, ठीक है, क्योंकि सिंटैक्स एरर हर एक प्रोग्रामिंग के अंदर में एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है। अगर आप उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जैसे ही आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे वो कंपाइलर उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। कंपाइलर ओनली चेक्स द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम बस ये देखता है कि आप सिंटैक्स आपका सही है या नहीं है, उसी पे वो बेसिकली काम करता है। वो ये नहीं देखेगा कि आपका वहां पे प्रोग्राम जो है, उस प्रोग्राम के अंदर में आपका लॉजिक आपने क्या यूज किया है उसको वो चेक नहीं करेगा कभी भी। ओनली प्री ठीक है, डिफाइंड कीवर्ड्स का सर सिंटैक्स चेक करेगा। हाँ, सिंटैक्स एरर का मतलब है जैसे कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हो, जनरली प्रिंटफ होता है तो डबल कोट में लिखते हैं, अगर एक साइड डबल कोट लगा दिया, एक साइड सिंगल कोट लगा दिया, तो इट जनरेट्स एंड सिंटैक्स एरर। ओके, अब बात आती है सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर में आपको पता है कि सी में आपने पढ़ा होगा टोकन्स, सी पे और सी प्लस प्लस हर जगह टोकन्स होता है। टोकन्स का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें जो आप क्लास ये एक प्रोग्राम बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स हैं, ठीक है ना, कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज नोन एज द टोकन्स, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपके पास कोई प्री डिफाइंड फंक्शंस है या कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं, जैसे मान लो फॉर आप लिख रहे हो, तो फॉर क्या है, फॉर इज जस्ट लाइक अ कीवर्ड। ओके, प्रिंटफ लिख रहे हो, ठीक है, तो प्रिंटफ इज व्हाट, प्रिंटफ इज जस्ट लाइक अ प्री डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि प्रिंटफ है, कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन है या कोई भी कीवर्ड है, उसका स्पेलिंग कभी कभी हम लोग क्या होता है ड्यू टू सम मिस्टेक, जैसे अभी भी आप देखते हो ना क्लियर स्क्रीन में मेरे से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, तो सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द सिमेंटिक एरर्स। ओके, अगर आप कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ठीक है, या प्री डिफाइंड फंक्शंस है, उसका स्पेलिंग अगर आप सपोज करो गलत लिख दे रहे हो, ठीक है ना, तो वो जो एरर जनरेट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेंटिक एरर्स। क्लियर है? यस सर। ओके, अब सेकंड जो है, ये जो जो हम बताने जा रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू द एक्सेप्शन हैंडलिंग। दिस इज द रन टाइम एरर। ओके, तो रन टाइम एरर का मतलब ये है कि ऐसा बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि व्हेन वी द प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल, प्रोग्राम अगर आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस केस में आपका क्या होगा, आप समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम आराम से रन हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। रन टाइम एरर का मतलब ये है कि कंपाइल टाइम तो आपका विदाउट एरर आप हो गए, लेकिन रन टाइम में जो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आउटपुट आपका मैच नहीं हो रहा है, ओरिजिनल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट वो दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, रन टाइम एरर। फॉर एग्जाम्पल, रन टाइम एरर इज ऑल्सो नोन एज द लॉजिकल एरर, है ना, लॉजिकल एरर भी बोलते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कि आपको दो नंबर को ऐड करना है और आप लिख रहे हो A+B लिखना है आपको, और प्लस लिख के गलती से आपने टाइप कर दिया एस्ट्रिक को, तब जब आप प्रोग्राम कंपाइल करेंगे कोई एरर नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप रन कराएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये दो नंबर को मल्टीप्लाई, हमें तो ऐड करना था, ये तो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ लॉजिकल एरर। ओके, लॉजिकल एरर इज जनरली जनरली किसके थ्रू किया जाता है, ओनली फॉर द ह्यूमन बींग्स, है ना, जो ह्यूमन बींग्स जो लॉजिक यूज करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपका वहाँ पे लॉजिक परफॉर्म करते हैं, अगर लॉजिक में कोई एरर आ रहा है तो दैट इज उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, रन टाइम एरर पे। जैसे आप देखते होंगे बहुत लोग क्या करते हैं कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखते हैं तो जनरली क्या करते हैं, i=0 1 की जगह पे कभी कभी गलती से उन्होंने 0 लिख दिया। अब आप प्रोग्राम जब रन कराओगे तो जो कोई भी नंबर आप डाल रहे हैं उसका फैक्टोरियल क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और आपको 0 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो इट ऑलवेज गिव्स द आउटपुट 0।
तो सच टाइप ऑफ एरर विल बी नोन एज द रन टाइम एरर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट सपोज कीजिए कि आपको दो नंबर इनपुट करना है, जैसे ए और बी। ओके, और ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 0 है, और आपको ये पता है कि किसी भी नंबर को 0 से जब आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट देता है। ओके, तो इस तरीके का जो भी एरर्स होता है दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ द रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए वी यूज द टर्म्स एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, तो आपको ये चीज क्लियर हो गया कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज टू हैंडल द रन टाइम एरर। रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। सी प्लस प्लस में देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का जस्ट लाइक एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जब आप जावा पढ़ोगे ना तो जावा में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग में। ठीक है, जावा क्योंकि जावा जो है वो बहुत ज्यादा रिच है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, क्योंकि जावा के अंदर में क्या है कि ऑलरेडी अप्रोक्स 60 to 65 क्लासेज हैं सिर्फ जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में है। ठीक है ना, तो जब आप जावा पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझ में आएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, एनी डाउट? सर कभी कभी ऐसा होता है कि रन करने के बाद भी कुछ लॉजिकल एरर छोड़ के कुछ सिमेंटिक और सिंटैक्स एरर होता है। नहीं, सिंटैक्स और सेमांटिक एरर तो रन टाइम में तो नहीं शो होता है जनरली। लाइक अगर सर उस तरीके का कोई प्रोग्राम है तो आप उसको एक बार मुझे शो कीजिए। ओके सर, फंक्शन कभी कभी लिखता है फंक्शन इज नॉट डिफाइंड रन होने के बाद सर। अच्छा, रन होने के बाद तो वो यस। तो लिंकर एरर हो जाता है। जैसे मान लीजिए उसमें क्या होता है ना कि जैसे प्रोग्राम कंपाइल किया, रन कर रहा है तो लाइब्रेरी फाइल जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं दिख रहा है ना, तो वो जो एरर होता है उसको लिंकर एरर जनरली बोलते हैं हम लोग। ओके सर।